जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। पास्टर सैमुअल कुकर, प्रोड्यूसर एंड होस्ट प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी में आप सबको वेलकम कहता है जो आइज़िक टीवी का ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और नाज़रीन, आज हम एशिया की सबसे बड़ी जो क्रिश्चियन आबादी है वो वहाँ जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता जाऊँ, यूहन्नाबाद जो एशिया की सबसे बड़ी मसीह आबादी है। और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और क्रिश्चियन लीडरशिप में उनका एक नाम है। और खुदावन ने उनको बहुत सारे जो है वो ब्लेसिंग्स दी हैं, बड़े बड़े मनसब और बड़े वो हायर एजुकेटेड हैं और उनका बाय प्रोफेशनल वो जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। तो आज आप ज़रूर उनकी जो गुफ्तगू सुनकर ब्लेस होंगे कि खुदावन ने कैसे उनको अपनी मसीह कौम के लिए इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर रहा है। उनकी जो इब्तदाई तालीम है FC कॉलेज से है, वहाँ से उन्होंने BA किया और उसके बाद LLB जो है उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। और आप जानते हैं कि अभी आपको मैं उनका नाम भी बताऊंगा, और जो क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन क्लैप और उसके वो फाउंडर भी हैं। और आज आप ज़रूर देखेंगे कि कैसे वो क्रिश्चियन जो कौम है उसकी खिदमत कर रहे हैं। और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO मरियम हॉस्पिटल यूहन्नाबाद में एक नया हॉस्पिटल वो बना रहे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी काम हो चुका है। तो नाज़रीन, वो कौम की बड़ी दर्द रखते हैं, बड़े बड़े उनके पास मनसब है और उन्होंने अपनी कौम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी रिट्स की। आज उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से अपना जो कौम की दर्द रखते हैं। और मैं आज ज़रूर उनसे वो बातचीत करूंगा और जो बातचीत वो करेंगे वो आज हमारे सब के लिए बड़ी बरकत का बायस होगी। और उनका नाम है पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ मसीह शख्सियत हैं। इनका नाम है राजा नथानियल, एडवोकेट हैं। और उनकी बेटी मेरी गिल जो है वो आपको पता है कि वो भी MPA रह चुकी हैं और बड़ी खिदमत हैं राजा नथानियल साहब की मुख्तलिफ चर्चिज़ में और मुख्तलिफ NGOs जो हैं वहाँ जो एज ए लीगल एडवाइज़र वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम बिल्कुल यूहन्नाबाद के पास पहुँचने वाले हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी जो आबादी है जहाँ मसीह लोग हैं, तकरीबन 500 से ज़ायद यहाँ जो है NGOs और चर्च मिनिस्ट्रीज़ हैं और 300 से ज़ायद यहाँ चर्चिज़ हैं, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं, मुख्तलिफ जो मिशंस जो है यहाँ काम कर रही हैं। और वेलफेयर का भी बहुत काम हो रहा है यहाँ। जो वेलफेयर का काम जो है, सोशल समाजी काम जो है, वो लोगों की जो बढ़ोतरी के लिए, उनकी जो हेल्प के लिए जो मददगार साबित होते हैं। बड़े बड़े अच्छे यहाँ जो लोग हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की मुश्किल वक्त में वो हेल्प करते हैं। तो आप ज़रूर राजा नथानियल साहब, इनका एक बड़ा नाम है क्रिश्चियन लीडरशिप में। तो आज नाज़रीन, आप जब इनसे बातचीत हम करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो कैसे इस मनसब पर पहुंची और बड़े उनकी जो खिदमात हैं क्रिश्चियन कौम के लिए हैं। तो जैसे ही आज हम उनसे बात करेंगे, यकीनन हमारी जो क्रिश्चियन लीडरशिप है उसके लिए भी बड़ी ब्लेसिंग होगी। और उन लोगों के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि एक हॉस्पिटल, मरियम हॉस्पिटल जो यूहन्नाबाद के अंदर वो बना रहे हैं, आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। हम उनको सलूट पेश करते हैं। जब हम पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ मसीह रहनुमा ऑनरेबल राजा नथानियल गिल, एडवोकेट व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO को मिलने मरियम हॉस्पिटल वाक़या A ब्लॉक यूहन्नाबाद पहुंचे तो CEO मरियम हॉस्पिटल राजा नथानियल गिल ने हमें खूबसूरत माला पिलाई।
इसके बाद इनके ससुर मिस्टर जस्टिन जोसेफ ने भी खूबसूरत माला पहनाई और राजा नथानियल गिल ने हमें मरियम हॉस्पिटल आने पर तहा दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद सीईओ मरियम हॉस्पिटल राजा नथानियल गिल एडवोकेट से इनके बारे में और इनकी खिदमात के बारे में खुसूसी बातचीत की। इस वक्त हम यूहन्नाबाद जो एशिया की सबसे बड़ी मसीही आबादी है, यहाँ बड़ा खूबसूरत एक हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, लेकिन बहुत सारे उसके रूम्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है बन चुके हैं। तो अभी एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे दरमियान है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है कि एक नया हॉस्पिटल इस जगह यूहन्नाबाद में मैंने अभी कोई मसीह हॉस्पिटल बनते नहीं देखा। हम लोग तो ख्वाहिशात तो रखते हैं, बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, लेकिन खुदावंद जिसको बरकत देता है ज़रूर वो ऐसे काम जो है वो खुदावंद की कॉलिंग से होते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन हम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑनरेबल मिस्टर राजा नथानियल गिल साहब उनके ऑफिस में मौजूद हैं। तो राजा नथानियल गिल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम वन डे विद आइजक टीवी, एक दिन आइजक टीवी। पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक टाइम था कि जब ड्रीम थी एफसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पूरे पंजाब से लोग एफसी कॉलेज जो है बड़ा मशहूर और मरूफ क्रिश्चियन अदारा है, एफसी कॉलेज, क्रिश्चियन फॉर्मन कॉलेज। तो आप एफसी कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन की है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये रिवार्ड है, बड़ा ऑनर है कि आप एफसी कॉलेज में पढ़े हैं और आज जिस मनसब पर आप खड़े हैं, आप जो लॉयर भी हैं, बड़े काबिल एडवोकेट हैं और बहुत सारे और भी चर्चिस के साथ आप एज उनके जो हैं वो लीगल एडवाइज़र हैं। तो आप पहले अपना सबसे पहले एफसी कॉलेज का बताएं और कैसे आपने तालीम हासिल की और आगे क्या क्या आप किया। मैं पास्टर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आइजक टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और ये मेरे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाकर ये गुफ्तगू का जो है ना मौका ये फ़राहम किया है। तो बात यहाँ से कि मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में हूँ तो मेरा बेटा जो है ना या तो ये वकील बने या जज बने। ओके। तो इसी तरह से मैंने एफसी कॉलेज में दाखिला लिया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस वक्त लॉ कॉलेजेस तो होते नहीं थे प्राइवेट, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद 1990 में मैंने अपना जो है वकालत वो शुरू कर दी। तो आज तक वही यानी 32 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं, 32 साल से मैं इस शोबे से इस प्रोफेशन से मुंसलिक। बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर भी लॉयर्स हैं और जो क्लैप है क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, आप उसके फाउंडर हैं। ये बड़ी एक हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की बात है और मेरे लिए तो बड़ी एक नई बात थी कि आप इसके फाउंडर हैं। तो आपको कैसे आइडिया हुआ कि आप क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन पाकिस्तान जो है इसको जो है वो आप तरतीब दें और बाकायदा ये जो क्लैप है ये पाकिस्तान के अंदर जो है इसके इलेक्शन भी वो जो आजकल हो भी रहे हैं, ये कैसे आपको आइडिया आया? ये 95 की बात, 1995 की। मैं एक दिन सेशन कोर्ट से निकल रहा था तो चौधरी अजरा शुजात वो सीनियर एडवोकेट हैं, तो मैंने रास्ते में उनसे बात की। मैंने कहा कि चौधरी साहब हमें भी, उस वक्त बहुत कम वकला थे कि 15-20 होंगे लाहौर में। जी। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा बार में कोई वजूद नहीं, तो हमें भी कोई ना कोई अपना ग्रुप बनाना चाहिए। तो वो एग्री किया उन्होंने। फिर जो हमारे वकला 10-12 उस वक्त थे हम,
वो हमने एक सेशन कोर्ट में मीटिंग की तो वो भी एक नया तरीका था। हमारे सीनियर थे टीएस गिल साहब उस वक्त, राइट। तो हम सब ने जो एजाज मैनुअल थे, सुलेमान खोखर साहब थे, एजाज दुरानी, अकबर दुरानी, ओके, अरमान दुरानी के भतीजे। जी जी, हाँ जी, यस, मैं जानता हूँ। ये राना अनवर लतीफ़ साहब थे, राना अयूब साहब थे, तो पतरस फेलिक्स थे। तो सेशन कोर्ट के बार रूम में हमने एक मीटिंग की। तो हमने चाहा कि टीएस गिल साहब को कि आप हमारे सीनियर हैं, तो आप ये जो क्रिश्चियन लाइट्स एसोसिएशन हमने बनाई है तो उसका आप प्रेसिडेंट बने। जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं तरीका ठीक, कोई दोस्त इतराज़ करेंगे तो ऐसा करते हैं कि जो कलाम मुक़द्दस का तरीका है ना, कि पहला हम चूँकि इसको फॉर्म कर रहे हैं तो विद ओपनिंग प्रेयर, उन्होंने कहा जी प्रेयर करते हैं और सारे जो 10-12 हम दोस्त हैं सब के नाम लिख के पर्चियाँ डालते हैं। तो जिसका पहले नाम निकलेगा वो सदर होगा, उसके बाद नायब सदर, फिर सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, जो साथ एग्जैक्ट ना हो। तो टीएस गिल साहब ने प्रेयर की वहाँ पे। तो सब सुबह सरोया साहब भी थे। तो वो हमने जब पर्ची पहले टीएस गिल साहब ने निकाली तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि टीएस गिल साहब भी बने, क्योंकि अच्छा नहीं, बार में यही हम सीनियर जूनियर का एहतराम होता है बस। तो वो पहली पर्ची वो मेरे नाम की निकल आई, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे सदर हैं इसके। फिर दूसरी पर्ची सूबा सरोया साहब, वो नायब सदर बन गए। इसी तरह तीसरी निकली अजरा शुजात साहब की, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करना। फिर हमने पर्ची अकबर दुरानी की निकली, वो जनरल सेक्रेटरी। फिर इसी तरह सुलेमान खोखर साहब की, वो हमारे ख़जानची बने। तो इस तरह से हमने पहली जो एग्जेक्टिव थी वो बन गई। और ये क्लैब जो है ये इस तरह से हम इसका वजूद जो है इसको 95 में ये इसका वजूद जो है ना वो इस तरह से आया। ये अच्छा, ये भी राजा साहब आपकी मैंने बड़ी काविशें देखी हैं, आपने हमेशा आवाज़ उठाई अपनी कौम के लिए। 1996 में मैंने आपने एक रिट लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें आपका जो एक बड़ा पॉजिटिव जो आपका थॉट था कि जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो बाइबल मुकद्दस जो हम पढ़ते हैं, इसका जो सिलेबस है वो जो है वो तमाम जो क्लासेस में जो है वो एज क्रिश्चियन स्टूडेंट वो भी आए, इसमें भी आपकी बड़ी काविश है। तो क्या आगे इसका कोई फीडबैक? उसमें ये 96 में जब मैं प्रेसिडेंट था क्लैब का, तो मैंने एज ई प्रेसिडेंट ये ग्रेट फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि जब मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस्लामियात लाजमी है, तो जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बाइबल मुकद्दस का सिलेबस ये पढ़ें, क्योंकि आइन जो है 25 आर्टिकल जो है वो आज़ादी की बात करता है। तो फिर ये भी आइन कहता है कि आप कोई किसी को ज़बरदस्ती मजमून नहीं पढ़ा सकते जो उसके मज़हब के ख़िलाफ़ हो। तो ये जस्टिस से मुझे याद है जस्टिस मुनीर शेख साहब के पास लगी। तो पहले दिन जब मैं अपीयर हुआ और मैंने आर्गूमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट को दिया, आधा घंटा पहले तो उन्होंने इस बात को बड़ी हैरानगी से देखा। फिर जब मैंने वो आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन का बताया तो उन्होंने वो रिट एडमिट कर ली और महकमा तालीम को नोटिस जारी कर दिया। तो इस तरह से फिर वो प्रोसीडिंग होती रही सारी। तो उसके बाद रेट उन्होंने फिर वो केस किसी और जज साहब के पास लग गया, मलक कयूम साहब के पास। तो उन्होंने कहा जी ये इस्लामी रियासत है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने रेट खारिज कर दी। फिर उसके बाद मैंने एक रेट फाइल की 99 में कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में क्रिश्चियन वकला पेश नहीं हो सकते, वकील के लिए ज़रूरी है वो मुस्लिम हो। वो मैंने रेट दायर की। फिर इसके बाद जिसमें मुझे एक और रेट फाइल की कि हाँ, फिर महकमा तालीम ने इतना कर दिया कि इस्लामियात के साथ उन्होंने एक माइनॉरिटीज़ के लिए अखलाकियात जो है एथिक्स वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि जी अगर आपने इस्लामियत नहीं पढ़नी तो आप अखलाकियात पढ़ लें। चलें, अच्छा, जब अखलाकियात, वो रेट का ये फ़ायदा हुआ कि इस्लामियत की बजाय हमें एक सब्जेक्ट मिल गया क्रिश्चियन स्टूडेंट। तो जब अखलाकियात की रेट की बात आई
तो जब वो बुक मैंने पढ़ी तो उसमें सारे और मजहबी रहनुमा जैसे बाबा गुरु नानक जी ठीक है। और होली प्रॉफिट और दूसरे Peace जो be थे upon ना, जी जी, तो उनके सब के हालात ज़िंदगी थे और उसमें खुदावंद यीशु मसीह के हालात ज़िंदगी नहीं थे। फिर मैं दोबारा मैंने ये 99 में फिर मैंने रेट फाइल की, तो मैंने कहा कि जनाब ये अखलाकियत पढ़नी तो हमने है, पंजाब में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स तो हम तो मेजॉरिटी हैं, जी जी। तो यहाँ हमारे जो नबी हैं या हमारे पैगंबर या प्रॉफिट या हमारे जीसस हैं, उनका तो हालात ज़िंदगी नहीं, पढ़ना क्रिश्चियंस ने और उनके है ही नहीं। अच्छा, वो रेट लगी जस्टिस अजमत सईद, शेख अजमत सईद थे। जी। अच्छा, वो उन्होंने जब ये रेट अभी मैंने आर्गूमेंट शुरू नहीं किए तो उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब को बुलाया। ओके। उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसको अभी आप महकमा तालीम को बुलाएं नेक्स्ट डेट पे और इस पे अमल दरामद करवाएं। ठीक है। अच्छा, वो रेट वो चली, उनका जवाब आ गया। जज साहब ने कहा कि अखलाकियात में ये शामिल करें, आप लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का चैप्टर शामिल करें और करके लेके आएँ। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ना नेक्स्ट डेट तक आया तो जेल में कमरा भी खाली पड़ा हुआ है। यानी वो इतने काइंड थे और इतने क्रिश्चियंस को वो प्यार करते थे, लिबरल थे बड़े वो। तो वो इस तरह से उनकी मेहरबानी से और काविश से आज जो अखलाकियात में मसीहत का मजमून है वो मेरी काविश से वो आज वो उसमें शामिल है। देखिए जी, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। ये सारा जो है ये आपको ही हम क्रेडिट देते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जो क्रिश्चियन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम कह सकते हैं रोल मॉडल है, जैसे पाकिस्तान आर्मी में है, मुख्तलिफ शोबाजात में गवर्नमेंट के, उसमें भी मैंने आपका कुछ देखा कि आपकी डिज़ायर थी कि इसको भी इस जो है वो शामिल किया जाए हमारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हो, जैसे एयरफोर्स में और मुख्तलिफ गवर्नमेंट जिनकी बड़ी काविशें हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी सिलेबस में आए। मैंने आई थिंक कि ये भी मेरी नज़र से गुजरा है। जी जी, हाँ जी, वो उस तरह से ये जो किताब है मसीही और तहरीक पाकिस्तान, इसके हवाले से कि मैंने जब सुना, एक किताब थी मैनुअल जफ़र साहब की, ओके, उन्होंने लिखी ये देश हमारा है, फादर नदीम फ्रांसिस साहब की बुक थी और उसमें एक चैप्टर था मसीही और तहरीक पाकिस्तान। अच्छा, जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें एक बात आई कि जी पाकिस्तान मसीहों के कास्टिंग वोट से पाकिस्तान बना। फिर बिशप मलिक जान अलेक्जेंडर साहब, वो बड़े दबंग किस्म के बिशप हैं और हमारा चेहरा मोहरा और बड़े दिलेरी से अपनी कौम की बात करते हैं। यस, नो डाउट। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो दिलेर आदमी हैं। तो उन्होंने भी चैनल पे एक दो चैनल पे कहा कि जी पाकिस्तान में मसीहों ने कास्टिंग वोट डाला तो बना पंजाब बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा कि ये इसको तस्दीक तो करना चाहिए, क्या ये हिस्ट्री यही है? इंडोर्समेंट इसकी। हाँ, मैंने फिर इसको ऐसे किया कि बेटी मेरी MPA बन गई दिल्ली की तरफ से, मैरी जेम्स। तो मैंने मेरी अप्रोच हो गई पंजाब की जो असम्बली की लाइब्रेरी है वहाँ तक। मैंने कहा कि वहाँ से तस्दीक करते हैं, क्योंकि यही बिल्डिंग थी कि ये स्टोरी क्या है, क्या इतना अहम था मसीहों का वोट, क्या कायदे-आज़म सिर्फ मसीहों के वोट पे पाकिस्तान बनाने चले थे। तो वो मुझे लाइब्रेरी लेके गई, वो लाइब्रेरी कमेटी की भी मेंबर थी। तो हमने वो 23 जून को, चूँकि पंजाब की तकसीम हुई थी, 23 जून के मिनट्स निकाले पंजाब लाइब्रेरी से, ठीक है, असम्बली की, कि जी 23 जून को हुआ क्या, मिनट्स क्या हैं वहाँ पे। तो जब मैंने वो मिनट्स पढ़े तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ़र्क थी, बात ही फ़र्क थी। वो क्या था, वहाँ पे ये था कि पंजाब, जो पूरा पंजाब है, जब बिफोर पार्टीशन आप उसको जो इंडिया में रह गए उसको ईस्ट पंजाब कहते हो, ये हमारा वेस्ट पंजाब है। इंडिया हिंदू चाहता था कि ये पंजाब तकसीम ना हो और एज इट इज़ ये इंडिया में रहे। अब कायदे-आज़म को ज़रूरत थी सपोर्ट की, तो अब सपोर्ट के लिए पहले तो कायदे-आज़म गए, हिंदू तो चूँकि हिंदुस्तान की बात ही करता था कि क्विट इंडिया और इंडिया छोड़ के चले जाएं अंग्रेज़ों को, तो पूरा इंडिया हमें दे जाएं।
तो उनको जिन माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने सिखों को कहा, सिख लीडरशिप से कहा कि जनाब आप मुसलमानों का साथ दें, आप पाकिस्तान में हमारी मदद करें, हम आपको आपका चीफ ऑफ स्टाफ भी लगाएंगे जी, और आपको जो डिफेंस मिनिस्टर भी पक्का आपका होगा। लेकिन सिखों ने कहा जी हम हिंदुओं के साथ कंफर्टेबल हैं, हमने मुसलमानों के साथ नहीं रहना, वो उनके साथ चले गए। अब रह गए क्रिश्चियंस। अब उन्होंने कायदे आज़म ने SP सिंघा साहब से बात की कि जी आप क्रिश्चियंस हमारे साथ चलें। और फिर ये आप बुक में देखेंगे कायदे आज़म ने जब वो वहाँ उस वक्त के MPs थे मेंबर, CE गिबन थे, एंग्लो इंडियन थे वो, और वो थे मास्टर फजल लाई पिंडी के SP सिंघा। यस, जब मीटिंग की तो कायदे आज़म ने ये कहा कि आप क्या में पाकिस्तान में मुसलमानों का साथ दें और मुसलमान आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये उस पर उनके अल्फाज हैं। ओके। फिर वो कायदे आज़म ने ये भी कहा कि मसीही उस दिन को ब्लेस करेंगे, मुबारक कहेंगे जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान के क़याम में अपना साथ दिया हमारा। वो SP सिंघा और हमारी जो उस वक़्त के जो लीडरशिप थी वो कायदे आज़म के, क्योंकि कायदे आज़म अपनी बात के बड़े पक्के थे, वो मैन ऑफ कमिटमेंट थे वो, नो डाउट। और कोई भी आदमी समझता था कि जो कायदे आज़म कहेंगे वो पूरा करेंगे। ये तो गलैदा स्टोरी है कि पाकिस्तान बनती उनकी डेथ हो गई और फिर जो हशर हुआ सबका। तो जब ये कायदे आज़म ने वादे किए कि जी हम आपके साथ हैं, हमारी लीडरशिप चली गई। अब आ गई उसकी बारी पंजाब तकसीम होने की, जिस बात ने मुझे पिंच किया कि मैं ये बुक लिखूं। अब हुआ ये कि यहाँ पे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी हिंदुओं की, उसके जो थे ना 85 मेंबर थे पंजाब में। अब जो मुस्लिम लीग थी उसके 80 मेंबर थे, 80 थे, 4 क्रिश्चियन थे। अब जो अक्सरीती फैसला होना था वो तो अब हुआ ये कि 85 मेंबरान में से जो 8 मुस्लिम थे, 8 यूनियनिस्ट पार्टी के जो मुस्लिम मेंबर थे, उन्होंने कहा जी हम चाहे आपके मेंबर हैं लेकिन हम वोट मुसलमानों के साथ डालेंगे कायदे आज़म। अब आप 85 में से 8 माइनस करें तो वो रह गए 77, तो इनके जमा करें 80 में तो इनके हो गए 88, मेजॉरिटी होगी। अब मुस्लिम लीग के 88 हो गए, उनके 8 माइनस करके 77 रह गए। अब 4 क्रिश्चियन थे, 1 बीमार हो गया, 3 लोग जो थे SP सिंघा साहब स्पीकर थे, वो CE गिबन और मास्टर वो जो फजल, 3 मेंबरों ने वोट डाला पाकिस्तान में पंजाब की तकसीम होने में। तो अब वोट हो गए मुस्लिम लीग के 91। अब मुझे बताइए अगर 3 वोट क्रिश्चियन ना भी डालते, ये उनके 77 में भी मिल जाते तो 80 रहने थे, ठीक है, 70 के 80 हो जाते। तो मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी 5 वोटों के साथ वो 88 के साथ आगे चली गई। तो क्रिश्चियंस ने कैसे वो कास्टिंग वोट डाला। अच्छा राज साहब ये बताइएगा कि और इसमें आखिरी बात, हाँ, लेकिन हिंदुओं ने और सिखों ने वोट डाला पंजाब की तकसीम के ख़िलाफ़। अगर कोई खड़ा हुआ मुसलमानों के साथ तो वो मसीही, वो 3 मसीही, मैं इसको इस तरह कहता हूँ, अगर इस दीवार में 91 ईंट, ये पाकिस्तान में 91 ईंटें लगी हुई हैं तो 3 ईंटें हमने लगाई हैं। तो हम पाकिस्तान में मुसलमानों के, हम छोटे भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, 2 भाइयों ने घर बनाया था। यस सर, यस। सिखों ने तो नहीं बनाया, हिंदुओं ने नहीं बनाया। ये जो पाकिस्तान बना है ये 2 भाइयों ने बनाया है। मुसलमान बड़ा भाई है, मुसलमान बड़ा भाई है और क्रिश्चियन छोटा भाई है। वेरी नाइस। ना सिखों का भी पाकिस्तान बनाने में उन्होंने, बल्कि वो जो इनके लीडर थे उन्होंने कहा जो मांगे पाकिस्तान उसको मिले कब्रिस्तान। हाँ जी बिल्कुल ये है। तो SP सिंघा ने कहा कि पाकिस्तान बनाएंगे, अपना जान भी कमाएंगे, ऐसा नारा हमारा, तो हमने पाकिस्तान बनाया और ये पाकिस्तान हमारा इनके साथ है। इसमें हमारा बड़ा अहम किरदार है। तो इसलिए ये बुक लिखनी पड़ी और बाद में इसको पढ़ा गया और वो बात ख़त्म हो गई कि ये जो हर जगह जो बंदा उठता है, वो मैंने जो अगली रिट मैंने 2010 में की वो ये थी कि
पाकिस्तान बनाने में जो मसीहों का किरदार है, इसको मुतालिया पाकिस्तान में शामिल करें। मुतालिया पाकिस्तान या हिस्ट्री की जो बुक्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और ये वाली, इनमें शामिल करें, ताकि ये जो बच्चे जो डेविड के साथ मुस्लिम स्टूडेंट बैठा है ना, उसको पता हो कि इस डेविड के बड़ों ने भी पाकिस्तान में हिस्सा डाला है। जी सर। ये सिर्फ ये कहते हैं जी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, ये बिल्कुल गलत तारीफ है। और इनकी जितनी किताबें पढ़ लें आप, मुतालिया पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्रीज, प्राइमरी से लेके PhD तक कहीं जिक्र नहीं किया गया कि ये मसीहों ने भी हमारे साथ वोट डाले या कोई साथ दिया। तो इस तरह मैं इवन जो हमारी जंगें हुई हैं उसमें भी हमारे सिलेबस में मैं भी बिल्कुल 85 में मैंने मैट्रिक की है। मैंने ये बड़ी ज्यादती है, और ये काम है सियासतदानों का कि वो सियासतदान इस बात को उठाएं। लेजिस्लेशन तो उन्होंने कर लिया। जी हाँ जी, वो बल्कि इसमें लेजिस्लेशन भी क्या, सिर्फ वो एजुकेशन मिनिस्टर को मिले, ठीक है, उनको कहें जनाब ये हिस्ट्री है, आप इसको शामिल कराएं। वो कह देंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को कि ये प्रिंट करें, इसमें कोई यूनिवर्सिटी को भी कह देंगे। और राजा नथानियल गिल साहब, बड़ी खूबसूरत बातें लोग आपकी सुन रहे हैं। आप मोस्ट सीनियर लॉयर हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है। बड़े अभी जब बात हुई है पाकिस्तान की कॉस्टिंग बोर्ड की, बड़ी तफसील से आपने ब्रीफिंग दी है, तो मैं यहाँ एक नाम लेना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि एक और बड़ा करैक्टर है जिसका तल्लक यंगस्टराबाद चक नंबर 371 चौधरी चंदूलाल, तो उनके बारे में भी कुछ, जो पहली असम्बली पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म की थी उसके डिप्टी स्पीकर हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी चंद अल्फाज दें, क्योंकि यंगस्टराबाद के साथ बड़ा लव है, माडनपुर के साथ, और वहाँ मैं तकरीबन कोई 12 साल खिदमत है मेरे वालिद साहब की, वो वहाँ पास्टर रहे हैं एज डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, पादरी जॉर्ज महान बख्श, चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट ICC। इसलिए हमें बहुत प्यार है इन दोनों गाँव में। खुदावंद इनको सदा खुश रखे और सलामत रखे। ये चौधरी चंदूलाल साहब, मैंने ये जो मेरी किताब में एक चैप्टर है ना, क्रिश्चियन रोल इन पाकिस्तान, क्रिश्चियन रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट्स, वो तो इंग्लिश की है ना। हाँ जी। इसमें ये जो है ना, तो जो उस वक्त के किरदार थे, जी जी, जो मसीह पाकिस्तान बनाने में, तो ये कहते ना C. गिबन और जोशुआ फजलुद्दीन, चौधरी चंदूलाल, यही है। हाँ, चौधरी चंदूलाल साहब, और ये इनका ये उस वक्त के डिप्टी स्पीकर हैं इसके पंजाब असम्बली के, और इनका पाकिस्तान की तहरीक में और कायद-ए-आज़म के साथ, जब कायद-ए-आज़म ने ट्रेन पे ट्रैवल किया, तो इन्होंने अपना ये जो शेखुपुरा का स्टेशन आपको लगता है, यहाँ पे ट्रेन पे उनका वेलकम किया, और कायद-ए-आज़म ने इनके किरदार की बड़ी तारीफ़ की, और ये इन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ बड़ा पाकिस्तान बनाने में मसीहों को कन्विंस किया। और जितना बाउंड्री कमीशन के सामने ये लोगों को लेके पेश हुए कि जी हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और हम कायद-ए-आज़म के साथ रहना चाहते हैं, तो इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार था इनका। जो और इनकी फैमिली जो यंगस्टराबाद में है, और ये एडवोकेट थे, एडवोकेट थे। हाँ जी, शेखुपुरा में बड़ी इनकी सबसे देखें ना, एडवोकेट उस वक्त का एडवोकेट। अभी जो लंबरदार है वो चौधरी रंजीत लाल है, चौधरी दलजीत लाल का तो आपने नाम भी सुना होगा, वो पहले वो थे। ऐसे पुश्त दर पुश्त जो लंबरदारी है ये इनके पास ही है, तो खुदावंद इनको बरकत। एक सवाल बड़ा अहम है, 2000 में आपको गवर्नर पंजाब ने भी एक बड़ा ओहदा दिया था, उसके आप वाइस चेयरमैन थे, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताएं। वो भी मैंने न्यूज़पेपर पे उस वक्त बड़ा अच्छी खबरें लगी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस वक्त पेपर मीडिया था। हाँ जी, उस वक्त ये हुआ कि जब मुशर्रफ साहब आए हैं, तो डॉक्टर खालिद रांझा साहब, क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा एक 95 से एक रिलेशन था बाहर, लॉ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने वो ये जो सूबाई लॉ मिनिस्टर बनाया गया उनको, और वो मुझे गवर्नर साहब के पास लेके गए। उन्होंने कहा जी ये नथानियल जो है ये माइनॉरिटीज़ का, क्रिश्चियंस का ये एडवोकेट है और बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जो माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाहते हैं आप करें। तो मैंने ये तजवीज़ दी, मैंने कहा जी इसकी एक माइनॉरिटी कौंसल बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले फेडरल माइनॉरिटी एडवाइजरी कौंसल थी लेकिन वो डेड हो गई। तो मैंने कहा जी एक माइनॉरिटी कौंसल बनाते हैं सारी माइनॉरिटीज़ को, अक़लीती मशावरती कौंसल। यस। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपको गो हेड, आप मुझे कोऑर्डिनेटर गवर्नर साहब ने बना दिया कि जी आप इसको ना कोऑर्डिनेट करें जिसको आप चाहते हैं। तो उसमें मैंने कुछ 40 रुकनी, यानी उसमें
माइनॉरिटीज़ को देखो ना, बहराम डी अवारी होटल के मालिक, वो हमने उसका ये किया कि चेयरमैन जो आइन लिखा मैंने और खालिद रांझा साहब ने कि जो भी मिनिस्टर आएगा माइनॉरिटीज़ का वो एज ए मिनिस्टर वो इसका चेयरमैन होगा। तो उसके बाद मैंने अपने आप को खुद ही मैं चेयरमैन भी बन सकता था। मैंने कहा नहीं, आने वाले वक्तों में मिनिस्टर को इसके साथ रहना चाहिए। तो सीनियर वाइस चेयरमैन मैं बन गया। फिर सरदार जी थे, वो अपना है इधर बाबा गुरु नानक जी थे ननकाना साहब के। हमने 2-3 सिख रखे, ये बहराम डी अवारी साहब पारसी थे। तो क्रिश्चियंस में हमने बिशप अजराया क्लर्जी के जो ये मॉडरेटर थे, ये विक्टर ज़राया साहब थे, डॉक्टर मारिया रोड़ा वो खजानची हमारी कौंसिल की। उन्होंने कहा जी जिसको आपने करना करें, आप बेहतर समझते हैं। तो हमने वो मैंने माइनॉरिटी कौंसिल बनाई और उसका इतना देखें, वो चूँकि माइनॉरिटीज़ की बात एक थी, क्रिश्चियंस की एक थी, हमने एक बहुत बड़ा कंसेंसस पैदा किया। क्लर्जी में लियाकत कैसर साहब मेरे साथ मेंबर थे FGA के। तो उन्होंने हमने 4 पॉइंट्स अपने जो है ना मुतालबात रखे। पहला हमने ये कहा जी कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इसमें सारी माइनॉरिटीज़ एग्री थी कि वो हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि आप गांव में जाए ना, जिथों टुटी सड़क शुरू हो जाए ना, तो उत्थे समझो भी एक क्रिश्चनां दी बारी शुरू हो गई। जिथे नालियाँ मुक जाना, समझो मुसलमानों की वो मुक गया, हल्का मुक गया था वोटर। क्योंकि हम वो मुसलमान MNA के वोटर ही नहीं थे। और जो हमने करैक्टर देखा था अपने पिछले जो इलेक्टेड MPA, वो 4-5 ही लोग होते थे। अब मैं नाम आदिल शरीफ साहब हर दफ़ा आ गए, पीटर गिल साहब हर दफ़ा आ गए, राज हमीद गिल वो अपना फादर उफन जूलियस, तारक कैसर साहब, यानी वो 4-5 लोगों से बाहर ही नहीं बात होती थी। क्योंकि वो एक पूरा बजट था। माड़ा बंदा इलेक्शन ही नहीं सी लड़ सकता। पूरे MPA तो पूरे पंजाब का लड़ो, MNA तो पूरा पाकिस्तान। तो वो फिर सारी माइनॉरिटीज़ एग्री थी कि इसको जॉइंट इलेक्टोरेट में लाएं। और इसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब कोई मुसलमान आएगा ना MNA के लिए, हमने बहुत बड़ा फंक्शन किया। तो हम चर्च हमारे साथ था, क्लर्जी पूरी हमारे साथ थी। तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट हमने करवा लिया। फिर हमने दूसरा मुतालबा था कि जी हमारा डिपार्टमेंट बनाएं, हमारा मिनिस्टर पंजाब में होना चाहिए। आप 2000 से पहले देखें बड़े लोग आए MPA, लेकिन आप वज़ीर नहीं मुझे बता सकते कि कोई मिनिस्टर था, क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं था माइनॉरिटीज़ का। फिर हमने डिपार्टमेंट मैंने बनवाया, उसमें ऑफिस मुझे मिला, एक बजट गवर्नर साहब से हम मंजूर करवाया। और उसी ऑफिस की बदौलत ये जो बाद में मिनिस्टर बने हैं, 2000 के बाद सारे बने हैं, चाहे वो एजाज अल-मगस्तीन हो या जो भी हो। अच्छा राजा साहब, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, अब आप ये बताएं कि जो अभी मौजूदा सेटअप है, ये तो है सिलेक्टेड मिनॉरिटीज़ मेंबरान, चाहे वो पंजाब असम्बली के हैं या नेशनल में हैं या सूबाई MPs हैं। तो आप क्या सिस्टम, आपकी काफ़ी काबिश है, रिट भी की थी मुख्तलिफ लोगों ने, तो आप कौन सा सिस्टम को बेहतर समझते हैं, मखलूत को, या आप कौन सा जो आपका जो मतलब इस वक्त जो इस वक्त हमारी ज़रूरत है, वो जुदागाना इंतखाबात कौन से आपको जो है? देखिए, आदमी तजर्बे से सीखता है जी। हमने 88 से लेके 2000 तक सीखा कि वो 4-5 लोग ही रहते थे। और मुझे ये जो आज बात करते हैं ना जुदागाना की, मुझे आज भी बता दें कि पीटर गिल ने ये काम किया था कौम के लिए, आदिल शरीफ गिल ने ये किया था, और रूफन जूलियस ने, और यानी कोई बता दे कि जी हमारे जो सिलेक्टेड आए थे, जब हमने देखा कि ये हमारा एक्सपीरियंस नाकाम हो गया नंबर 1, तो इसको छोड़ देना चाहिए। और दूसरा आप देखें कि पूरी दुनिया में ये लोग तो इलेक्टेड थे ना, जो आप इनकी बात करते हैं, हाँ, उस दौर में ये सेपरेट इलेक्टोरेट पे भी इलेक्ट हो के कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर थी। ठीक हो गया। ये नालियाँ बनाना,
ये सड़कें बनाना ये तो नहीं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम। यूनिवर्सिटी बनाए, मुख्तलिफ कानून साजी करें ना, अपनी कौम के लिए कानून साजी करें। ये आज तक FC कॉलेज वापस नहीं करवा सके, ये हमने आगे करवाया। यानी तालीमी अदारे वापस मुशर्रफ दौर में हुए हैं आगे, पहले ये नहीं करवा सके सिलेक्टेड। और आज भी जो ये अच्छा पूरी दुनिया के साथ चलना है ना, पूरी दुनिया में देख लें कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट है ही नहीं, बता दें कि किस में है। इंडिया आपके सामने है ना, वहाँ कोई सिस्टम नहीं ऐसा। कौमी इदारे में रहना चाहिए ना आपको। एक बात, अब बात है काम करने की। मैं माइनॉरिटी कौंसिल का था, मैं तो इलेक्टेड नहीं था, ना मैंने वोट लिए थे, मैंने फिर भी महकमा भी बनवा दिया। आज वो महकमा कायम है। हमने 5% कोटा की बात की, हमने सेनेट में नुमाइंदगी की बात की। तो काम करना हो, चाहे इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, काम कोई विजन होना चाहिए। अब देखें ना, ये जो हैं अभी ये जो बात करें ना सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये आज सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए ना तो वो क्रिश्चियन जीतेगा पंजाब में जिसके पास 10 करोड़ रुपया होगा, पूरा पंजाब घूमना है। मोर देन कर लें। जिसके पास 30-40 करोड़ होगा क्रिश्चियन के पास, तो ये जो आज कह रहे हैं बात के जी ये करें सेपरेट, इन्हें कोई ने पैसे है नहीं। फिर अमीर तबके ने आके जिन्हों को करोड़ों रुपया है वो ही आके जितने फिर वही बरादरी सिस्टम जो भाईजान 50 करोड़ लगा के MNA आएगा, वो इस कौम की बात क्यों करेगा? वो दोबारा मिलेगा तो कुछ पहले तो 50 करोड़ से अपना 50 करोड़ कमाएगा, फिर अगली 50 का। अच्छा राज साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, इसके बाद एक और आप आखिर में हम करेंगे। आप बड़ी काबिश आपकी कि आपने एक बहुत बड़ा एक विजन जो आपका था मरियम हॉस्पिटल यूहन्नाबाद में जो आपने कायम करके एक नई तारीख रखनी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? कब आपको ये आइडिया हुआ और कब आपने प्लान किया कि ये मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा? बड़ा खूबसूरत आपने बना दिया है। अब इसमें काफ़ी और चीज़ों की भी ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स जो है मेडिकल के, आपने कुछ डॉक्टर्स मैंने देखे हैं, विजिट भी अभी हम करेंगे। तो ये कब आपको ये आइडिया मिला और क्या विजन है? और ये सेल्फ सपोर्ट है, यहाँ इंटरनेशनल भी फंडिंग है? हाँ, काश ऐसा होगा। आप करें काम, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वकील हूँ, मैंने LLB किया, डॉक्टर है उसने MBBS किया। ये बकायदा सेमिनरीज है, क्वालिफिकेशंस है, एक बकायदा तालीम है, मैट्रिक है, उसके बाद सेमिनरी आप करें और फिर आप वो बैचलर इन थियोलॉजी करें। यहाँ आप ये हैरान होंगे, जो आदमी सुबह झाड़ू फेरता है वो शाम को बाइबल उठा के पास्टर बना हुआ है। और ये मैं अब अनवर फजल साहब से बात करने लगा हूँ। वो चूँकि हमारा एक मान है, रोल मॉडल, एक मान है और एक उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है। यस मैं उनको जानता हूँ। जब 2000 में मैं माइनॉरिटीज़ काउंसिल का चेयरमैन था तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा उस वक्त से अच्छा तल्लक है। और वो बड़े नाइस आदमी हैं, बड़े सॉफ्ट और बड़े स्माइलिंग और ब्लेस्ड आदमी हैं और हम्बल। और हम ये सारे हसद से भरे हुए हैं। सही बात कि वो अनवर फजल जी ऐसे था और ऐसे हो गया। ये ऐसे नहीं होता जब तक मसीही लोग हसद नहीं निकालेंगे अपने अंदर से, मसीह को दिल से नहीं कबूल। देखना एक बाप है ना, वो देखता मैंने इस बेटे को ये देना, इसको ये देना, इसको ये देना है। वो बाप उसकी लियाकत के हिसाब से, उसकी ताबेदारी के हिसाब से उसको देता है। अब जो अनवर फजल साहब को मिला है वो बाप ने उनके काबिलियत, उनकी मोहब्बत, उनकी ताबेदारी में उनको दिया। तो हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं अनवर फजल साहब से अब ये रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि ये जो है ना कैथोलिक चर्च तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उनके चर्चेस हैं, उनके फादर्स हैं, एक सेटअप चल रहा है। चर्च ऑफ पाकिस्तान का एक अपना है, लेकिन ये जो छोटे पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं ना, अब तमाशा का ही लगा हुआ है। आप तो ये सारा प्रोग्राम करते हैं और फिर आप इनका यूनिफॉर्म देखें। पाकिस्तान में वकील का ये यूनिफॉर्म है, फ़ौज का ये यूनिफॉर्म है, पुलिस का ये, इवन के स्वीपर का भी यूनिफॉर्म है। हर बिशप ने, हर पादरी ने गौन अपने अपने बनाए ने, कलर अपने कलर गौन पाए ने, कोई ग्रीन पाया, कोई पर्पल पाए ने। वो कोई खुदा दा खौफ करो, कोई यूनिफॉर्म देख बना लो सारे मिल के। आप कहते हैं जी हम लीडर हैं, बस भी रहना तो एक मीटिंग करें। सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं भी पास्टर हूँ। मैंने 1987 में बैचलर इन थियोलॉजी किया न्यू लाइफ बाइबल कॉलेज से। बिशप यकूब पॉल ऑनरेबल मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और एक बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर। आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे सीनियर थे। मैंने बाकायदा सेमिनरी की है
और मैं वाकई आज देख रहा हूँ एक सवालिया निशान है कि अनवर फजल साहब ने जो मेहनत करके आ गए हैं, उन्होंने जो उनका विजन था 8 बहन भाइयों का, जो उन्होंने खिदमत खुदा के आगे रखी और प्रैक्टिकल करके दिखाया, और हर बंदा भी यही समझा कि मैं पास्टर अनवर फजल बन जाऊँ, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। पहले खुदावंद को अपना दिल देना चाहिए। आज का जो दौर है, मैं किसी को पास्टर को लेट डाउन या क्रिटिसिज्म नहीं हम कर रहे, दोनों हम बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। खुदा के लिए आप देखें, खुदावंद की कॉलिंग देखें। अब आप एक मैं एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बाइबल देना चाहता हूँ कि किंग डेविड एक बड़ा नाम है, जी जी दाऊद बादशाह, क्या बात थी। खुदा ने कहा था मेरे जो दिल के वो मुआफक, वो दिल के मुताबिक जो उसको पसंद है खुदावंद को, वो डेविड था, दाऊद ने हैकल नहीं बनाया। खुदावंद ने कहा कि नहीं, तो हैकल अभी के बनानी दाऊद नहीं थी, लेकिन उसके बेटे सुलेमान ने बनाई। खुदावंद ने उसको वहाँ ही रोक दिया कि तू डिफाल्टर है। तो आज हर बंदा जो है ये सोच रहा है कि मैं शायद मिलियन बिलियन डॉलर मैन बन जाऊँ। खुदा के लिए आप पढ़ें, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, बड़े बड़े मनसब पर जाएं, ज़रूर खिदमत ज़रूर करें, लेकिन अगर आप यही फोकस करेंगे कि शायद इट्स ईजी वे, ये सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम मैं पास्टर हूँ, ये खिदमत है, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ। तो मैं उन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर खुदा की अगर कॉलिंग है तो ज़रूर खिदमत भी करें, चर्चेस भी बनाएं, लेकिन खुदा की कॉलिंग के मुताबिक चलें। आखिरी सर आपसे सवाल है, हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल की एक तो मैंने देखा कि यहाँ है आई चर्चेस सारे, फिर यहाँ पे एक डिस्पेंसरी तक नहीं। और आपको ये सुनकर आप भी हैरान होंगे, ये जो हल्का यूनाबाद, ये वज़ीर आला साहब का हल्का है, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, यहाँ से जीते हैं। ये हल्का है, वो दूसरी सीटें छोड़ देते हैं, ये हल्का है। और यहाँ पे लीडरशिप क्या है सियासी, तारक जावेद तारक साहब की वाइफ MP है, शकील मरकज़ MP है, 2 MP हैं यहाँ पे, चेयरमैन वो रहे हैं यूनियन कौंसिल के आसिफ से। एक डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं, एक मेडिकल सेंटर यहाँ पे नहीं, एक प्राइमरी स्कूल सरकारी यहाँ पे नहीं, एक डाकखाना नहीं कि आप एक चिट्ठी ये जो है ना ये डाल सकेंगे, या डाकखाना बने हैं, एक चिट्ठी भी डाल दें। और ये है, ये यहाँ पे ये सियासत का ये हालात है। इसमें कसूर चीफ मिनिस्टर का नहीं, ये कसूर तो इन्होंने बताना है कि लीडरशिप ये काम करें, लीडरशिप का। लेकिन एक हॉस्पिटल तक अब क्या होता है, जब यहाँ पे ब्लास्ट हुए तो मेरा ईमान है कि अगर यहाँ पे डिस्पेंसरी भी होती ना तो कई लोगों को बचाया जा सकता था। यहाँ पे प्रेगनेंसी मामला आता है, ख़वातीन के बच्चों के जनरल हॉस्पिटल 6-7 किलोमीटर है, वहाँ जाना पड़ता है, और कई लोग रास्ते में ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और सरकारी अस्पताल में कैसे इलाज होता है आपसे ज़्यादा बेहतर। जी। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे सारा कुछ है तो हॉस्पिटल को नहीं, तो फिर मैंने मुकद्दसा मरियम के नाम पे ये एक बिल्डिंग, ये 15 मरले जगह मैंने सारी खरीदी, इसको मुकद्दसा मरियम के नाम पे वक़्फ़ किया। जी। ये एक ईंट से लेके सारी डबल स्टोरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, मैंने अपने पैसों से यहाँ पे बनाया, सेल्फ अपने पैसों से बनाया, कि चूँकि ये ज़रूरत है यूनाबाद की, और इसको मुकद्दसा मरियम के नाम पे रखा, अपनी बेटी के, अपने बाप के, अपनी माँ के नाम पे, सेंट मेरी। हाँ, उर्दू में मुकद्दसा मरियम अस्पताल जो आप देखा, बहुत अच्छा। और ये मुकम्मल हो गया। अब इसको चलाने के लिए हमें सिर्फ कुछ जो है इक्विपमेंट वो चाहिए, वो मैं समझता हूँ जिस खुदावंद ने ये सारा मुहैया किया है तो वो भी करेगा, वो भी खुदावंद के लोग हैं जो इसमें हमारी हेल्प हो हमें करेंगे। तो ये वजह थी अस्पताल बनाने की। चले सर, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम एक दिन आइज़िक TV आपको बड़ा पसंद आया, आपने मेरे साथ रब्ता किया, तो इसके बारे में आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं नाजरीन को, तो ज़रा बताइएगा कि प्रोग्राम एक दिन आइज़िक TV आपको कैसा लगा। फिर आपने हमें इनवाइट किया, आइज़िक TV की टीम आपके हॉस्पिटल मरियम हॉस्पिटल जहानाबाद में पहुंची, तो नाजरीन को ज़रा बताइएगा कि कैसी काविश है आइज़िक TV की। देखें, जब ये आइज़िक TV स्टार्ट हुआ तो ये मुकम्मल तौर पर एक मजहबी चैनल था, क्योंकि पास्टर साहब अनवर फजल साहब ने इसको किया था। तो अब ये इसमें ये चेंजेस बड़ी अच्छी आई हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो मसीही हैं, ये उनके लिए आइज़िक TV की शक्ल में एक बरकत है, जो
खुदावन ने अनवर फजल साहब के ज़रिए दी है कि आप अपने मसाइल यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने जो और बातें हैं ब्लेसिंग्स बताएं लोगों को, आप क्या कर रहे हैं या क्या हाँ ये खुदावन ने आपको दी है। हाँ जी, तो जो खुदावन ने मुझे बरकत दी जी जी, वो आज ये अगर शेयर हो रही है तो ये आइज़क टीवी की वजह से है। और ये जो प्रोग्राम है एक दिन आइज़क टीवी के साथ, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बहुत अच्छी काविश है। थैंक यू। बहुत अच्छी काविश है कि देखें ना, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या काम किए हैं, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए करता हूँ, मुझे कोई तशहीर की ज़रूरत नहीं। जी। तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि आपने इतने काम किए लेकिन आपको कभी वो किसी अवार्ड के लिए जो सदारती अवार्ड होता है कभी नामजद नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे अवार्ड मिल गया है, मैंने एक हॉस्पिटल बना दिया है मुकस्सा मरियम। मैं कल को नहीं हूँगा लेकिन ये जब तक दुनिया रहेगी ये एक अवार्ड खुदावन ने मुझे मेरी खिदमात का दिया है कि ये सारी उम्र तक ये नाम रहेगा कि ये हॉस्पिटल यहाँ पर कायम है। तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और हम शुक्रगुजार भी हैं, और अनवर फजल साहब के आपके भी और आपके लिए दुआ को भी हैं कि ये एक यूनिक प्रोग्राम कि आप ऐसे जाते हैं और जो किसी ने खिदमात किए हैं उनका हौसला बढ़ता है, इनकरेज होते हैं वो लोग। छुपे हुए जो सितारे हम उनको ढूंढ रहे हैं, नो डाउट। और वो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी इनकरेज होते हैं कि ये काम किया गया तो हम भी कोई काम इससे आगे बढ़कर हैं। हमारे नौजवान, हमारी बहनें बेटियाँ वो टैलेंटेड हैं, सिर्फ उनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। और आइज़क टीवी ने बड़ा उनको प्रमोट किया है, प्रमोट किया है। वो आए हैं, अपनी बात करते हैं। तो हम आपके लिए भी और अनवर फजल साहब और आइज़क टीवी की सारी टीम जो आजकल शौकत फजल साहब यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम सब के लिए दुआ को हैं और हम खुश हैं कि उनका जो देखें ना, हम कहते हैं कि हम मसीही जो हैं ये मसीह का बदन है, तो हर हिस्से को अपना काम अदा करना है। जैसे आपने कहा ना पहले कि मैं अगर वकील हूँ तो मुझे अपने लॉ के फील्ड में अपनी खिदमत करनी है, पास्टर को अपने चर्च में खिदमत करनी है, अपनी डोमेन में नहीं। डोमेन ये जिस्म है ना, अगर लेकिन साड़ी की प्रॉब्लम असी कि नहीं सारे सेरा तेल असी जी सेरा असी कोई पैर बनने लिए तैयार ही नहीं। कलाम लिखा कि खिदमतें तो तरह तरह की हैं, अपनी खिदमत को समझे। सिर्फ अपनी खिदमत, अगर पास्टर है वो चर्च के अंदर है, सियासतदान है वो पार्लियामेंट में रहे, वो वकील है वो कोर्ट में रहे, डॉक्टर है जो हेल्थ में रह के अपना काम करे। असी कहने चूँकि असी सारे चौधरी हैं, असी कहने जी असी चौधरी तो मैं ही हैं तो बाकी सारे काम में नहीं। ये नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए। जैसे जिस्म, अगर आपका जिस्म पाँव ख़राब है तो आप ठीक नहीं है, पाँव अपना काम करे, घुटने अपना करें, दिल अपना करें, तो इस तरह फिर ये जिस्म जो है ना हम मसीह का बदन बन सकते हैं। तो हमें अपने डोमेन रहने। चले भाई साहब, आपके लिए कुछ हमने खाने का अरेंज किया है, तो आप हमारे साथ खाना खाएं, हमें बरकत मिलेगी। चले बातचीत ख़त्म होने के बाद वो हमें खाना खिलाने के लिए मरियम हॉस्पिटल में वाक़या अपनी रिहाइशगाह की तरफ लेगी। और हमने सीईओ मरियम हॉस्पिटल राजा नथानियल गिल, एडवोकेट मिसिस साइमा नथानियल गिल, मिस्टर एंड मिसिस जस्टिन जोसेफ और एमबीबीएस डॉक्टर मेमोना रहमत के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। खाना खाने के बाद सीईओ मरियम हॉस्पिटल राजा नथानियल गिल एडवोकेट ने हमें अपनी फैमिली के हमरा मरियम हॉस्पिटल का मुकम्मल विजिट करवाया।
राइट, ये इसके साथ पार्ट है। आइडेंटिफाई, राइट, ये पब्लिक के लिए वॉशरूम बनाया। ये है ये तो यहाँ से आ गया, इस तरह बताया ये हमने जो ओपनिंग किया था 4 सितंबर को जी। 2022 से, ये हमने स्टार्ट किया था संधि बुनियाद रखी थी 28 अगस्त को। राइट, तो इसके 2 साल मुकम्मल 2 साल में हमने बनाया था। 4 सितंबर को हमने ये स्टार्ट किया राइट, तो 2000। गुड, ये इसकी ये मेल एमरजेंसी वार्ड जी है। जी, आइडेंटिफाई, जबरदस्त, ये मेल एमरजेंसी है, ओके, यानी मेल वार्ड है। ये अगर कोई मेल एमरजेंसी की शक्ल में आता है, कोई चोट लगी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पे तो ड्रिप भी ये मेल का सेक्शन है। ओके, ये भी 3 बेड हैं। ये इमरजेंसी मेल है, तो इसमें कल को और भी इजाफा हो जाएगा। जी जी, ये ये ओपीडी है। राइट, ये डॉक्टर है ममूना अहमद, ये MBBS है। इन्होंने हाँ जी, हाँ जी, इनसे भी ठीक है, मैंने पटना जिला से MBBS की है, गंगाराम से हॉस्टल की है, जो मरियम हॉस्पिटल में मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। वेरी नाइस, मेडिकल ऑफिसर है, हाँ जी। ये तो देखें कि ये मोहब्बत और मेहरबानी है। ये गंगाराम से डेली आती है मेट्रो। गवर्नमेंट भी इम्प्लाई किया है, तो ये इवनिंग में हमने भी ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया। तो ये गंगाराम से ये आती है, मेट्रो पे जाती है। हम इनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। चलिए खुदावंद आपके साथ होगा। ये फीमेल वार्ड हमने ये हमारी कम्युनिटी के फ़ख्र हैं फादर जेम चन्नन साहब, ये हमने ये वार्ड उनको डेडिकेट की है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो बहुत बड़ा नाम है और इंटरफेस पे उन्होंने बहुत खिदमत हैं उनकी। जी जी, तो ये हमने उनको ये डेडिकेट की है वार्ड। ये जो ये अंदर चले आ जाए, ये फीमेल सेक्शन जी जी, ये उधर मेल का है, ये फीमेल के लिए ये हमने बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कंस्ट्रक्शन इसकी आप देख रहे हैं बिल्कुल मुकम्मल है। और कुछ हमने ये जो है इक्विपमेंट बस बस वो खरीदे हैं, जी। कुछ जो है वो भी हमें चाहिए। चलो ये जिनमें ECG मशीन हमें चाहिए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, बेड चाहिए ठीक है। और लैब का सामान है। अभी आपने बच्चों से भी बात की, आशुर विजिट खत्म होने के बाद मिसिस साइमा नथानियल गिल और इनकी बेटी मैरियन नथानियल गिल से बातचीत की। अभी नाज़रीन ये राजा नथानियल गिल साहब की फैमिली है, ये उनकी मिसिस है। सबसे पहले हम उनकी मिसिस से पूछते हैं कि ये जो मरियम हॉस्पिटल है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है राजा साहब का और आपकी पूरी फैमिली का, तो आप नाज़रीन को एग्जीक्यूटिव को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से? सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की कि हमने ये बिल्डिंग तैयार की। और दूसरा ये कि ये मतलब बहुत देर से राजा साहब का विज़न था कि ये हॉस्पिटल बने और ये लोगों की गरीब लोगों के लिए हम तैयार करें इस हॉस्पिटल को, जो कि हमनाबाद की बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चर्चेस खुदा का शुक्र बहुत है, स्कूल बहुत है, लेकिन जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये एक नेक और अच्छा काम खुदा ने राजा साहब के ज़रिए कंप्लीट किया। तो इसके लिए सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसके बाद राजा साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये मुन्नाबाद के लिए। और इस वक्त हम आइज़क TV वालों का शुक्र अदा
अदा करते हैं वो आए हैं, उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया और इसके लिए मतलब ये कि आइज़िक चैनल की टीम का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। वो यहाँ आए और हमारे हॉस्पिटल को उन्होंने कवरेज दी। मेरा नाम मैरियन है और ये आइज़िक टीवी की टीम ने हमारा पूरा ये हॉस्पिटल को कवर किया जो मेरे पापा ने बनाया है, ये हरियाणाबाद के लोगों के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस। आखिर में CEO मरियम हॉस्पिटल मिस्टर नथानियल गिल और इनकी फैमिली और मिस्टर जस्टिन जोसेफ ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम से मरियम हॉस्पिटल जहानाबाद से रुखसत किया।